Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College, नागौर। तो जो लास्ट ई लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी 1848 की क्रांति के बारे में। तो उसी क्रम में अपन आगे चलते हुए आज बात करते हैं जो 1848 की क्रांति हुई, पहले फ्रांस में भी, फिर उसका प्रभाव पूरे यूरोप के अंदर पड़ा। तो उस क्रांति की कमियां क्या थी, लिमिटेशंस क्या है 1848 की क्रांति की। तो सबसे पहली कमी इस क्रांति में यह रही कि देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी अमंग रेवोल्यूशनरीज। इसका मतलब क्या है, जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर एकता नहीं थी, अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से विद्रोह में शामिल हुए थे। तो देयर वाज नो यूनिटी अमंग द रेवोल्यूशनरीज, एकता की कमी थी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, तभी मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब भी आप कोई एनालिसिस का पॉइंट लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि एकता की कमी थी विद्रोहियों के बीच में 1848 के क्रांति में, अब उसका एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करो ताकि जो आप कह रहे हो बात वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए, पूर्ण हो जाए। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, हंगरी। हंगरी जो देश था जहां पे विद्रोह हुआ था 1848 के समय, उस देश में जो विद्रोही थे दो भागों में बट गए। एक विद्रोही थे लिबरल, जो उदारवादी व्यवस्था चाह रहे थे, लिबरल। और दूसरे जो थे विद्रोही, वो नेशनलिस्ट थे, वो राष्ट्रवादी थे। तो इनके भी गुट बने हुए थे विद्रोही के, कहने का मतलब ये है। तो हंगरी में लिबरल्स और नेशनलिस्ट के बीच में गुटबाजी थी, दोनों अलग अलग गुट थे, दोनों अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से विद्रोह कर रहे थे। उसी प्रकार से अपन इटली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो 1848 की क्रांति फ्रांस में हुई, उसका प्रभाव यूरोप के लगभग सभी देशों में पड़ा। तो इटली के अंदर भी यही समस्या थी, जो भी विद्रोही थे, जो भी इटली का एकीकरण करना चाह रहे थे, उनमें आपस में गुटबाजी थी। जैसे माजिनी, माजिनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इटली के एकीकरण से संबंधित बहुत ही बड़ी शख्सियत है माजिनी। तो माजिनी एक गणराज्य की स्थापना करना चाह रहा था इटली के अंदर, इटली को एकीकृत करते हुए एक गणराज्य की स्थापना करना चाह रहा था। दूसरी तरफ मोनार्किस्ट लोग थे। मोनार्किस्ट कौन थे, जो राजतंत्र के समर्थक थे, यानी वो राजा का ही शासन कायम करना चाह रहे थे। तो दो प्रकार के गुट इटली में भी रहे हैं। तो इसी इससे हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो विद्रोही है उसके अंदर एकता नहीं थी। फिर अगला कारण कि इसके लिमिटेशंस क्या है, प्रॉम्प्ट कोऑपरेशन एंड रिएक्शनरी रूलर्स। अब इसका क्या मतलब है, जब भी कहीं पे विद्रोह होता था तो जितने भी शासक हुआ करते थे यूरोप के अलग अलग देशों में, वो तुरंत एकता का प्रदर्शन करते थे और एक हो जाया करते थे विद्रोह को दमन करने के लिए। जैसे जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, को दूसरे देशों में भी अपनी सेना भेजा करता था कि वहां पे किसी शासक के खिलाफ विद्रोह हुआ है तो विद्रोह को कुचल दिया जाए। सो देयर वाज प्रॉम्प्ट कोऑपरेशन, इनके बीच में, इन शासकों के बीच में, यूरोप के सभी शासकों के बीच में सहयोग बहुत अधिक था। वो हर हाल में विद्रोहियों का दमन करना चाह रहे थे। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, आपने ये बात कह दी, अब एग्जाम्पल क्या है, आप कैसे अपनी बात को पूर्ण करोगे। रशिया और ऑस्ट्रिया सेंट फोर्सेस, यानी यूरोप में अलग अलग जगह पे विद्रोहियों का दमन करने के लिए रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों ने अपनी सेना भेजी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो विद्रोही है उनकी कंडीशंस काफी पुअर हो जाती है। फिर इसके बारे अपन आगे बात करते हैं, डिस्ट्रस्ट इन रेसेस। यूरोप क्या था, कई प्रकार की नस्लों में विभक्त था। एक नस्ल किसी दूसरे नस्ल के ऊपर यकीन नहीं करती थी, इनके बीच में डिस्ट्रस्ट था। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि नस्लों के बीच में किस प्रकार से डिस्ट्रस्ट उत्पन्न हुआ, यानी एक दूसरे का यकीन नहीं करते थे। जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर क्या था, ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य था उसमें विभिन्न नस्लों के लोग रहा करते थे। तो इनके बीच में एकता होना असंभव से चीज थी। यही विद्रोहियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि वो एकता स्थापित नहीं कर पाए विभिन्न नस्लों के बीच में। हर नस्ल के अपने अलग अलग उद्देश्य थे, तो कैसे वो शासक के खिलाफ एक हो। उसी प्रकार से बोहेमिया, बोहेमिया एक जगह है जहाँ पे एक तो चेक चेक जो राष्ट्र है यूरोप में, एक तो चेक नस्ल के लोग थे और दूसरा जर्मन नस्ल के लोग थे। इनके बीच में आपस में संघर्ष चला करता था। जैसे अपन भारत में अगर बात करें कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था पहले, तो हिंदू और मुसलमानों को तो एक होना पड़ेगा, तभी तो ब्रिटिश शासन को अपन उखाड़ फेंकेंगे। ये कमी यूरोप में भी रही है, विभिन्न प्रकार की नस्ल थी और उनके बीच में सहयोग का अभाव था। जैसे इसमें कहा है कि एक स्टेटमेंट है, डीपली लेट टाइम बॉम्ब, क्लास हेटेड, नेशनल जेलसी, पैन जर्मनिज्म, पैन स्लाविज्म। अब इसका मतलब क्या है कि 1848 की क्रांति में जो नस्लों के बीच में भेद थे, जो रेसेस के बीच में भेद थे, वो खुल के सामने आ गए। तो एक प्रकार का टाइम बम था ये,
क्योंकि जो क्लास हेटेड थी, जो वर्ग के प्रति जो घृणा थी, किसी वर्ग के प्रति जो घृणा थी, जो जेलेसी थी, एक दूसरे से जला करते रहे, जो पैन जर्मनिज्म है, जर्मन लोग सभी मिलके एक जर्मनी राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे थे, स्लाव लोग मिलके एक और राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे थे, पैन स्लाविज्म का मतलब क्या है, जितने भी स्लाव नस्ल के लोग हैं वो मिलके अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक अपने लिए अलग से राष्ट्र का निर्माण कर लिया। तो इनकी आकांक्षा, इनके एम्बिशंस अलग अलग थे, इसलिए कहा गया है इट वाज अ डीपली लेड टाइम बॉम्ब। तो यही एक बहुत बड़ा कारण बना है आगे चल के नस्ल के बीच में जो कॉपरेशन नहीं था, अलग अलग नस्लों के बीच में जो इनके बीच में जो एक दूसरे के प्रति घृणा और जेलसी थी, इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध आगे चल के हुआ। फिर अगली लिमिटेशन क्या है, इफेक्ट इन अर्बन नॉट रूरल। तो जो 1848 की क्रांति है उसका अधिकांश प्रभाव हमें शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यूरोप के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे 1848 की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला। फिर अपन आगे देखते हैं, 1848 year was a turning point at which history itself failed to turn। अब देखो इस प्रकार के स्टेटमेंट है, ये आईएएस मेंस एग्जाम के अंदर आते हैं, इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ता है तब आप इसका आंसर लिख पाओगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 1848 एक टर्निंग पॉइंट था, यानी पहले तो आपको अपने आंसर में 1848 की जो क्रांति है उसके सकारात्मक प्रभाव लिखने पड़ेंगे, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, 2, 3, 4 आपको टर्निंग पॉइंट है, यानी एक बहुत ही बड़ी घटना थी विश्व इतिहास में 1848 की क्रांति, इसके बारे में आप लिख सकते हो, अपन बात कर चुके। अब उसके अगले सेक्शन क्या लिखना है आंसर के, एट विच हिस्ट्री इटसेल्फ फेल्ड टू टर्न। ये एक बहुत बड़ी घटना थी लेकिन इसने कोई व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ा दुनिया के ऊपर। हिस्ट्री इटसेल्फ फेल्ड टू टर्न, यानी जो आकांक्षाएं थी, जो होप थे, जो एस्पिरेशंस थे, जो चाह रहे थे इस विद्रोह के माध्यम से, वो लोगों को नहीं मिल पाया। यानी अब अपन को कमियां लिखनी है, पहले पॉजिटिव साइड लिख दिया अपन ने कि बहुत बड़ी घटना थी, उसके बाद अपन ने इसका नेगेटिव साइड लिख दिया। नेगेटिव साइड क्या है, विभिन्न नस्लों के लोग यहाँ पे रहा करते थे, इनके बीच में डिस्ट्रस्ट था, एकता नहीं थी इनके बीच के अंदर, तो यही सब पॉइंट मिला के आप एग्जाम्पल दे सकते हो ये सारे। तो अपन को दोनों यहाँ पे आपको 20% अपन स्टेटमेंट को अगर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे आपको 20% ही फोकस रखना है। वॉज ए टर्निंग पॉइंट, 2-3 पॉइंट बता के खत्म करो। यहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट बताने हैं क्योंकि ये ज्यादा आंसर डिमांड कर रहा है कि एट विच हिस्ट्री इटसेल्फ फेल्ड टू टर्न। तो बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना बनने से चूक गई। कैसे चूक गई, क्योंकि नस्लों के बीच में आपस में इनके बीच में एकता नहीं थी। फिर अपन आगे बात करते हैं 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, इनके बीच के अंदर अंतर क्या है, क्योंकि दोनों क्रांति अपन जानते हैं पहले फ्रांस में भी, उसके पश्चात यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में फैल गई। तो 1830 की क्रांति में क्या खास बात देखने को मिली, तो ये जो 1830 की क्रांति हुई अपन पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप पुराने वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा जो 1830 की क्रांति से संबंधित मैंने बनाए। तो जो 1830 की क्रांति थी उसके पीछे कारण कौन से थे, राजनीतिक और सामाजिक कारण थे, ठीक है, विदेश नीति का कारण नहीं था 1830 की क्रांति में। यानी विदेश नीति उसमें शासकों के द्वारा अच्छी थी, उसके बावजूद विद्रोह हुआ तो विद्रोह राजनीतिक और सामाजिक कारणों से हुआ है। और यही अपन बात करें 1848 की क्रांति में, तो यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक कारण के साथ साथ आर्थिक कारण भी जुड़ गए 1848 की क्रांति में, क्योंकि आपको पता है 1848 की क्रांति में सोशलिज्म का एंगल आ गया, यानी समाजवाद की विचारधारा इस समय काफी प्रबल हो चुकी है। तो समाजवाद की विचारधारा भी एक कारण है जिसके कारण जो मजदूर लोग है और जो आम जनता वो एकत्रित हुए शासक के खिलाफ। फिर और क्या डिफरेंस है, 1848 की क्रांति में जो शासक था फ्रांस का, उसकी जो विदेश नीति थी वो बहुत कमजोर थी, यानी फ्रांस को कई जगह पे मुंह की खानी पड़ रही थी, उसकी विदेश नीति को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। ये कारण केवल 1848 की क्रांति से संबंधित है। 1830 में विदेश नीति अच्छी थी, लेकिन 1848 की क्रांति के समय में शासकों की विदेश नीति भी खराब हो गई, खासकर फ्रांस की अपन बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि फ्रांस में ये विद्रोह सबसे पहले हुआ था। फिर अपन आगे बात करते हैं 1830 की क्रांति के समय के अंदर जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद की भावना थी, वो इतनी अधिक प्रबल नहीं थी। केवल बेल्जियम में ही हमें राष्ट्रवाद उस समय में देखने को मिला, बेल्जियम में। और 1848 की क्रांति के बारे में बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना सभी देशों में फैल गई, सभी क्षेत्रों में फैल गई। जैसे जर्मनी, इटली, हंगरी, आपको पता है ना, राष्ट्रीयता के आधार पे ऑस्ट्रिया से हंगरी को अलग किया गया 1848 की क्रांति के पश्चात।
तो राष्ट्रवाद की भावना सभी देशों में इस समय में फैल गई, क्योंकि जब राष्ट्रवाद की भावना आती है ना विभिन्न नस्लों के बीच में, तो वो अपने लिए एक क्षेत्र का डिमांड करते हैं कि हमें एक क्षेत्र चाहिए, हमारा खुद का राष्ट्र स्थापित होना चाहिए, और लेकिन उसके पीछे भावना क्या होती है? राष्ट्रवाद की भावना। तो फिर थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। 1848 वाज अ डिवाइडिंग लाइन इन यूरोपियन हिस्ट्री। एक विभाजक का कार्य किया एक 1848 की क्रांति ने यूरोप के इतिहास में, और एज बोथ नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म लर्नड लेसन्स। अब इसमें क्या लिखा है कि इट वाज अ ग्रेट डिवाइडिंग लाइन, का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी घटना है 1848 की क्रांति यूरोप के इतिहास में, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों ने कुछ सीख ली यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद की भावना थी उसको भी बहुत अधिक कामयाबी नहीं मिली, और समाजवाद की जो भावना थी उसको भी बहुत अधिक कामयाबी नहीं मिली यहाँ पे। तो कहने का मतलब है इन दोनों ने कुछ सीख लिए। आने वाले समय में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो बहुत ही प्रबल शक्ति के रूप में यूरोप में आई, और समाजवाद भी बहुत प्रबल शक्ति के रूप में यूरोप में आई। अब राष्ट्रवाद है, यहाँ पे कैसे राष्ट्रवाद ने अपने लेसन से सीखे, कुछ सीख सीखे 1848 के क्रांति में। जैसे आप जानते हो, तो दो ही एग्जांपल आएंगे, इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी के लोग एकीकरण करना चाह रहे थे। 1848 की क्रांति जब फ्रांस में हुई तो उत्साहित हो गए यहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने इटली और जर्मनी के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन उनको इस समय में कामयाबी नहीं मिली। तो उन्होंने क्या सीख ली इटली और जर्मनी के जो राष्ट्रवादी लोग थे, जैसे बिस्मार्क था जर्मनी का, तो अब वहां के लोगों को समझ आ गया कि अगर हमें जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें ताकत चाहिए, हमें सैनिक सहायता चाहिए, हमें सैनिक शक्ति में इजाफा करना पड़ेगा, हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, हमें ऑस्ट्रिया को आखिरकार हराना पड़ेगा, फ्रांस को हराना पड़ेगा, तब जाके हमारा हमारे क्षेत्र का एकीकरण हो पाएगा। तो इसी के साथ ही अपन यहाँ पे अपना जो डिस्कशन है ये समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।